परैया, उस समय जगदेव बाबू अशोक उच्च आंगल विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। सामाजिक व्यवस्था को कायम करने, समाजवाद को कायम करने के लिए उन्होंने ये युवक संघ की स्थापना की। मैं कई विद्यालयों में शिक्षक के रूप में काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर भी हम शिक्षक के लिए आवेदन देते थे तो वहाँ पर प्रायः कुछ पैसे की मांग की जाती थी। से भेंट हो गई। उन्होंने कहा कि नरेश जी, तो आप तो यहाँ हैं, तो फिर यहाँ के लोगों को आप बताइए मेरे बारे में। हमने वर्मा जी के आचार विचार व्यवहार और उनकी सादगी के विषय में लोगों को बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं रविरंजन मिले और आज हमारे खास मेहमान हैं नरेश कुमार, जिनको एक खास पहचान मिला है समाज के द्वारा। इनको हम लोग कहते हैं गुरुजी, और इनका ऐसे प्रचलित नाम हुआ नरेश कुमार डांगी। इन्हीं से आज चर्चा करेंगे सामाजिक मुद्दों पे, शैक्षणिक मुद्दे पे, और कैसे आज के वर्तमान परिवेश में हमारा समाज बिखरते जा रहा है और समाज को कैसे नई दिशा और दशा देना है, इसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें। मेरा नाम नरेश कुमार सिंह है, लेकिन नरेश कुमार डांगी के नाम से प्रायः लोग मुझे जानते हैं। बहुत लोग आदर के साथ, क्योंकि मैं शिक्षक के पद पर काम कर चुका हूँ लंबे समय तक, इसीलिए मुझे लोग आदर से स्नेह से जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र इमामगंज के पकरी गुरिया, इमामगंज प्रखंड के पकरी गुरिया गांव का निवासी हूं, और मेरी सामान्य शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। अपने गांव के स्कूल से ही मैंने प्राथमिक शिक्षा ली और हाई स्कूल तक की शिक्षा ज्ञान भारती उच्च विद्यालय जगलाल नगर, जो पकरी गुरिया मेरे गांव में ही स्थित है, उसी विद्यालय से मैंने मैट्रिक पास किया 1975 में। और इसके बाद मैं गया कॉलेज में आकर एडमिशन लिया। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं चला गया बीएड करने भुवनेश्वर, उत्कल यूनिवर्सिटी वाणी विहार भुवनेश्वर से, जो उड़ीसा में है जी। वहाँ से मैंने बीएड किया, और इसके बाद बीएड करने के बाद हमारा शिक्षा के प्रति चूँकि रुझान शुरू से अधिक रहा, तो हम वहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना किए, जो हिंदी माध्यम का विद्यालय था उड़ीसा में जी, जिसका नाम आदर्श दुर्गावती राष्ट्रभाषा विद्यालय था। इसी बीच विद्यालय स्थापित हुआ। वहाँ पर हिंदी पट्टी के जो बच्चे थे, जो खास करके मारवाड़ी बच्चे, वो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और बहुत से बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग वहाँ पर हिंदी बोलने और पढ़ने की बहुत समस्या थी। तो हम लोगों ने 2-3-4 लोगों ने मिलकर के इस पर काम किया और विद्यालय की स्थापना हुई। वह विद्यालय 5वीं क्लास तक के शुरू हुआ। इसके बाद हमारा वहाँ से बीएड की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी थी, और चूँकि अपने बिहार में हमें नौकरी करनी थी, तो ज़्यादा दिनों तक वहाँ मैं नहीं टिक सका। फिर वहाँ से 1983 में मैं वापस बिहार आ गया, और बिहार आने के बाद फिर डोनेशन के रूप में उस समय भी, हाँ, जो प्राइवेट स्कूल चल रहे थे उन विद्यालयों में डोनेशन की परंपरा चल रही थी। तो कुछ ये 1984-85 की बात, हाँ, 84-85 की बात है जी। तो मुझे इस बात से बड़ा दुख पहुंचा, और चूंकि मैं आर्थिक रूप से बड़ा
कमजोर था, मैं पैसा दे भी नहीं सकता था। तो हमें लगा क्यों नहीं हम लोग खुद का स्कूल खोल करके और इसमें हम लोग नए ढंग से शिक्षा दीक्षा देने का कार्य शुरू करें। उसी समय शेरघाटी प्रखंड के नवादा गांव में कुछ लोगों ने स्कूल खोलने का मन बना रखा था। हमें इसकी जानकारी मिली और वहाँ के कुछ लोगों द्वारा संपर्क हमसे किया गया। हम लोग मैं जा करके वहाँ पर स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम है आदर्श किसान उच्च विद्यालय नवादा में जी। और मैं नवादा में ही शिक्षण का कार्य पहली बार शुरू किया। 1984 से लेकर के 1987 तक मैं उस विद्यालय को अपना समय दिया। मैं वहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर काम कर रहा था और कई साथी थे। बड़े उत्साह के साथ हम लोग विद्यालय को चला रहे थे। तो इसी बीच हमारी बहाली हो गई बिहार सरकार में और मैं इस तरह से विद्यालय छोड़ करके और सरकारी शिक्षक के रूप में मैंने योगदान कर लिया। इसके बाद जब मैं फतेहपुर प्रखंड, जो गया जिला का ही एक सुदूरवर्ती प्रखंड है, जब वहाँ पर गया तो वहाँ की जो शैक्षिक स्थिति देखी, जिन गांव में मेरा पोस्टिंग हुआ था जी, तो उस गांव की स्थिति देख करके हमें लगा कि यहाँ पर कुछ अधिक काम करने की जरूरत है। फतेहपुर के सिकरी गांव में जी, जो बिल्कुल आपका फतेहपुर और मोहनपुर का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर हमने गांव के नौजवानों को प्रेरित किया कि भाई पढ़ाई लिखाई से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसलिए पढ़ने लिखने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुछ रहते रहते हमारे साथ गांव के नौजवानों का, छात्रों का मैंने वहाँ को कोचिंग शुरू कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मैंने पढ़ाना शुरू किया। जो बच्चे विद्यालय के बाद जो समय, चूंकि मैं गया से जाता था तो सवेरे 8 बजे पहुंच जाता था, विद्यालय 10 बजे से शुरू होता था, तो 2 घंटा मेरे पास जो समय होता था उस समय में वहाँ के बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाने लगा। उसके बाद फिर 4 बजे छुट्टी होती थी। 4 बजे के बाद मैं, क्योंकि हमारी लौटने वाली गाड़ी 7 बजे होती थी, तो फिर भी मेरे पास 2 घंटे का समय जो होता था, उस समय का मैं उपयोग बच्चों को शिक्षा देने में, मतलब सुबह में भी और शाम में भी। सुबह में भी और शाम में। इसके लिए मैं कोई पैसा नहीं लेता था जी। मैं जानता था कि मुझे जितना खर्च है उस खर्च के लिए मुझे पैसे सरकार वहन कर दे रही है, तो फिर अतिरिक्त पैसा कोचिंग या ट्यूशन के रूप में न लेकर के हम इन बच्चों को अगर मुफ्त शिक्षा देते हैं तो बच्चों का रुझान मेरे तरफ, गार्जियन का रुझान मेरे तरफ बढ़ा और मैं वहाँ एक माने पॉपुलर टीचर के रूप में मेरा और एक नया इन्वायरमेंट वहाँ पर बन गया और वहाँ के लोग मुझे काफी पसंद करने लगे, हमसे काफी लोग प्रभावित हुए। इसी तरह से मेरा कार्यकलाप वहाँ पर चला। फिर धीरे धीरे वहाँ सामाजिक कार्यों में भी थोड़ी रुचि, चूंकि मैं शुरू से ही रखता था, तो उस समय उपेंद्रनाथ वर्मा जी चुनाव लड़े। कहाँ से लड़े थे? चतरा लोकसभा से चुनाव लड़े और फतेहपुर विधानसभा चतरा लोकसभा का ही हिस्सा होता था। तो फतेहपुर उस समय विधानसभा हुआ करता था, जो आज बोध गया विधानसभा में है, तो उसमें फतेहपुर ही विधानसभा था। कब चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्रनाथ वर्मा? ये 1990 की बात है जी। तो 1990 में तो एक, चूंकि हम में भी ऊर्जा थी और वर्मा जी से हम लोगों का पारिवारिक संबंध था बहुत, नौजवान भी थे, सामाजिक कार्यों में रुचि थी जी। तो वर्मा जी काफी लोग प्रभावित हुए और उन्हें इसका परिणाम हुआ कि उस चुनाव में पूरे लोकसभा में फतेहपुर विधानसभा से सबसे अधिक वोट मिला।
और इसी क्रम में वो जब चुनाव जीत करके गए तो ग्रामीण विकास मंत्री बने। मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में वो पद ग्रहण किए। तो हमने उनसे एक मांग रखी थी कि फतेहपुर चूंकि सबसे पिछड़ा इलाका है, जहाँ से आप चुनाव जीतते हैं, उसका कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो जंगल, पहाड़ और पिछड़ापन से भरा हुआ है। आप वहाँ पर थोड़ा समय विशेष दें। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया और पहली बार काफ़ी लोगों के माने विरोध के बावजूद वो फतेहपुर में और सीकरी में प्रोग्राम हमने दिया। जिस गांव में मैं पढ़ाता था उसी गांव में उस गांव में उन्होंने प्रोग्राम दिया और प्रोग्राम दे करके उन्होंने कहा कि नरेश बाबू, यहाँ आवागमन की सुविधा है, आप शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम आवागमन की असुविधा के लिए यहाँ पर सड़क बनवाएंगे। और उनके ग्रामीण विकास विभाग से ही सड़कें बनी और उनका भरपूर सहयोग मिला। उस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया। आज भी लोग उस तरफ के लोग वर्मा जी के कार्यकाल को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं और आज उनको बड़े आदर के साथ याद किया जाता है उस क्षेत्र में। वर्मा जी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहा। बहुत मधुर रहा, मतलब मैं उनको अपना अभिभावक मानता था, मैं प्रेरणा का स्रोत मानता था। और क्या-क्या उनके साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं? वर्मा जी किसी बात को बड़ी बेबाकी से रखते थे। जी, शिक्षा के प्रति उनका बड़ा, शिक्षा और समाज, उनका दो, ये चीज़ हमें बड़ी काफ़ी प्रभावित करता है। जब भी मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आप शिक्षक के रूप में, मैं एक बार मैंने अपना प्रस्ताव दिया कि अब तो आप चुनाव जीत गए और मंत्री भी बन गए, मैं चाहता हूँ कि उस क्षेत्र से निकलकर अब दूसरी जगह मैं अपना योगदान करें। स्थानांतरण करवा लूँ। तो हालांकि वो ना नहीं कहे, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत ऐसी बात कही जो हमको, मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि नरेश बाबू, आप जैसा शिक्षक शहर में तो शिक्षक का, उन्होंने पूछा कि कहाँ आना चाहते हैं। मैं कहा कि सर गया शहर या आसपास के किसी विद्यालय में मेरा स्थानांतरण हो जाता। तो उन्होंने कहा कि देखिए, विद्यालय, शहर के विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं है, बहुत से शिक्षक हैं, लेकिन आप जैसा शिक्षक अगर गांव से उठ करके शहर में आए तो गांव की स्थिति क्या होगी। गांव का शिक्षा, एक तो ऐसे ही गांव में शिक्षा की बहुत कमी है, और आप जैसे शिक्षक, आप जैसे सामाजिक लोग, आप जैसे संवेदनशील लोग अगर चले आएंगे तो आप बताइए कि इस क्षेत्र का क्या होगा। आपका वहाँ पर काफ़ी प्रभाव है, चर्चा है, आपको लोग पसंद करते हैं। ऐसे आपकी मर्जी, आप जैसा कहेंगे सोच करके बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस क्षेत्र में ही रहें और बेहतर सेवा दे सकें जो वहाँ के लोगों को लाभ हो। मैंने इस बात पर थोड़ी गंभीरता से सोचा, तो हमको लगा कि आखिर कहीं जाकर के पढ़ाना ही तो है। जी, तो हम अपनी सुविधा को छोड़कर थोड़ी असुविधा भी झेल लेते हैं। आने जाने की असुविधा हो सकती है, यहाँ पर रहने की असुविधा हो सकती है, लेकिन एक कार्य करने का बहुत बड़ा स्कोप है और यहाँ पर उसकी आवश्यकता भी है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पर ही कार्य करें। फिर मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, अब मुझे ट्रांसफ़र की आवश्यकता नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहीं पर खुश हूँ और अब हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम और बढ़िया जो कर सकते हैं उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और सामाजिक जागरूकता लोगों में पैदा किया जाए। और मैं लगातार 11 वर्षों तक उस क्षेत्र में और उसी गांव में, उस विद्यालय में, फतेहपुर प्रखंड में मैंने रह करके काम किया। ये वर्मा जी की याद, तो हमें लगता है कि कितनी संवेदना थी समाज के प्रति, कितनी संवेदना थी, जागरूकता थी शिक्षा के प्रति, कि हमसे वो चाहते तो मेरा ट्रांसफ़र करवा सकते थे। बिल्कुल। मैं चाहता तो उनसे आग्रह गया में आ करता तो वो सकते। करवा सकते थे। जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, उनकी जो सलाह है, उनकी जो संवेदना है, उनकी जो भावना है, वो बिल्कुल समाज हित में। समाज हित में है
शिक्षा के हित में है, मुझे ये काम करना चाहिए। थोड़ी अगर कठिनाई भी होती है तो ये हम झेल फिर लेंगे। मुझे बहुत आनंद आया जितने दिनों तक मैं काम किया। और जब भी मैं गया से आता था तो उनके मकान पर जाता था और हाल चाल जरूर पूछते थे, कैसा है क्षेत्र का। एक चीज और थी, हम जब भी जाते थे तो उनसे भेंट होने के बाद नरेश बाबू गांव भर के लोगों का हालचाल पूछ लेते थे, फलाने बाबू कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे इमामगंज क्या से। कर रहे हैं। हाँ, इमामगंज से, या जिन क्षेत्रों में मैं काम करता था उनका काफी लोगों से लगाव हो गया था। हम्म, आप आते हैं तो जरा उनका ध्यान रखा कीजिए। मैंने इस तरह से सारे लोगों का वो हिस्स लेते रहते थे, हाल पता। और चिट्ठियां बहुत लिखते थे। शायद ऐसा माह गुजरता था जिसमें उनकी एक चिट्ठी हाथ से और अपने खुद की लिखी हुई पोस्ट कार्ड उनका नहीं आता, नरेश बाबू कैसे हैं, कैसा वो चल एक रहा है विद्यालय पत्रिका भी आपका। निकालते थे। और मूक आवाज उनकी पत्रिका निकलती थी। जी। तो मूक आवाज में भी हम कभी कभी कुछ लेख वगैरह लिखा करते थे और वो हमको फ्री में उस पत्रिका को देते थे, लीजिए लोगों को पढ़ाइए। उसमें सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अच्छे लेख हुआ करते थे। जो समस्याएं, समाज की तत्कालीन समस्याएं होती थी, जो सरकार की कमियां होती थी, तो इस तरह से उन्होंने मूक आवाज के द्वारा गांव गांव को जागृत करने का काम किया। मैं समझता हूं कि मगध प्रमंडल का शायद कोई ऐसा गांव होगा और मूलतः पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलित वर्ग के लोगों का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर उनकी मूक आवाज नहीं पत्रिका नहीं जाती थी और उससे बहुत लोग लाभान्वित होते थे। बंद क्यों हो गई सर मुंह का आवाज आना? मूक आवाज जब वर्मा जी, हमें लगता है कि अस्वस्थ हो गए, काफी वृद्ध हो गए, तो उस पत्रिका का संपादन का भार अपने परिवार के लोगों पर दिया। और उनकी पीढ़ी के जो, जैसे नित्यदेव बाबू थे, राम जनकनंदन बाबू थे, उस समय राम प्रसाद बाबू थे, राम नरेश वर्मा थे, प्रोफेसर राम नरेश वर्मा, प्रोफेसर राम प्रसाद बाबू। तो ऐसे ऐसे लोग सब उन्हीं के पीढ़ी के थे। धीरे 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 वो कुछ शिथिल होते चले गए। कुछ पत्रिका को ने भी पढ़ा था सर। हाँ, वो आप जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो या ज्वलंत मुद्दे उस समय तत्कालीन समय का, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अभी पत्रिका को निकाला जाए फिर से? हाँ, निकालना चाहिए। देखिए आज अब चूंकि वो उस समय की जो व्यवस्था और परिस्थितियां थी और आज की व्यवस्था और परिस्थितियों में काफी कुछ बदलाव हुआ है। अब ये टेली, माने हाँ, कह सकते हैं क्या इसको कहिएगा। मोबाइल टेलीफ़ोन हाँ, क्रांति। ये, हाँ, टेलीफोन का युग आ गया, या टेलीफोन नहीं कहिए, ये मोबाइल युग आ गया। हुँ, तो अब प्रिंट मीडिया का धीरे धीरे हम देखते हैं कि असर कम होता जा रहा है। अभी जो समाचार हैं वो टीवी और मोबाइल से लोग ज़्यादा सुन ले रहे हैं। पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में धीरे धीरे समाप्त हो जाए, खास करके युवा पीढ़ी में। ये जो है, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। अब उस समय लोग पढ़ते थे, आज पढ़ने के प्रति अपनी किताब को भी नहीं पढ़ रहे हैं। घरों में देखिए, हम ये किताब रखे हुए हैं, इसमें जी। सारी किताबें, मैं मैंने किताब, मैं आया तो देखा साहित्य का भी है, हाँ, तो हम सामाजिक सब तरह पृष्ठभूमि की से। किताब, इसमें साहित्य की किताब है, इसमें लोहिया जी से संबंधित किताबें हैं, इससे जो है सो अम्बेडकर अम्बेडकर जी का अम्बेडकर साहित्य इसमें आपको मिलेंगे, बौद्ध साहित्य भी इसमें है। बौद्ध साहित्य मिलेंगे। तो जो समाज को बदल सकता है, जी। जो समाज को नई दिशा दे सकता है, तो वैसे उन, बगल में आयुर्वेद, ऋग्वेद हाँ, सारा चीज़। आयुर्वेद वगैरह हमने सभी तरह का कलेक्शन किया है। जहाँ की जो अच्छी चीजें हमें लगा कि नहीं, ये लोगों को जानना चाहिए, इस पर पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तो उनको हमने कलेक्ट किया। और किताब खरीदने और पढ़ने का शौक मुझे बचपन से रहा। मैं जब पढ़ता था तो मेरे पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। मैं गया कॉलेज के निकट रहता था और यहाँ से पैदल प्रतिदिन चौक जाता था। और जी। चौक पर जाकर के उस समय पत्रिकाएं निकलती थी, अवकाश था, दिनमान था,
रविवार था, इस तरह की पत्रिकाएं जो निकलती थी, उसको खड़े होकर के एक आध घंटा जो कभी इस स्टॉल पर कभी उस स्टॉल पर, क्योंकि वो कहता था कि भाई पढ़िएगा कि खरीदिएगा, अगर खरीदना है तो पैसे तो पॉकेट में होते नहीं थे, तो एक पत्रिका एक आध टॉपिक यहाँ पढ़ लिया, उसमें से देख लिया, उसका जो विषय सूची है उसमें से जो पसंद आया कहीं देख लिया, इस पर दुकान पर कभी उस दुकान पर कभी उस दुकान पर, इस तरह से मैं पढ़ लिया करता था। और उस समय सबसे सस्ती एक 25 पैसे में एक पत्रिका विज्ञान प्रगति, वो तो अभी भी निकलती है। हाँ, तो उसका 25 पैसा मात्र उसका कीमत था जी। और वो किताब इतनी उपयोगी थी, माने शिक्षा के दृष्टि से और ज्ञान के दृष्टि से भी बहुत उपयोगी किताब उसमें थी। नए-नए जो इनोवेशन होता था, हाँ, अनुसंधान, नई चीजें और कोर्स की चीजें भी रहती थी। जी। तो उसको मैं जरूर खरीदता था। तो वैसी सस्ती पत्रिकाएं जिसमें कुछ अच्छे कंटेंट्स होते थे, उनके प्रति मेरा रुझान शुरू से था और मैं पढ़ने और पढ़ाने के प्रति मेरी रुचि शुरू से है। अभी तक मैं चाहता हूँ कि जब भी कुछ मौका आए तो मैं रिटायर करने के बाद भी कभी विद्यालय में किसी विद्यालय में चला जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के बीच बैठ करके कुछ उनसे बातें करूँ, कुछ अपनी बातें उनको बताऊं। उपेंद्र नाथ वर्मा पर एक किताब निकली जी, उसमें आपका भी लेख है। जी, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ, संपादक मंडल में आप रहे। जी हाँ, मैं कैसे उसका कैसे बना कि किताब निकलना? किताब निकल वर्मा जी का जितना योगदान था समाज को बनाने, खास करके पिछड़े समाज को आगे लाने में वर्मा जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी थी। हम लोग जब उसको याद करते थे, उसको पढ़ते थे तो लगता है हम जब बहुत छोटे थे गाँव में, जी। तो वर्मा जी की टीम जाया करती थी। उस टीम में हुआ करते थे उपेंद्र नाथ वर्मा, ईश्वर दास, भगवती देवी, शुकन दास, शीला देवी और परशुराम सिंह। इसके बाद एक शिव कुमार शर्मा जी को लल्लू पांडे इत्यादि नाम से वो हमारे बगल गिर थे। अच्छा। तो ऐसे लोग जाते थे और गांव में लोगों को कांग्रेस और जमींदारी के शोषण, जी। माने सामंतवादी शोषण के विरुद्ध लोगों को गोलबंद करते थे। उनके पास वो पैदल जाते थे, कभी कभी देखते थे खाने के लिए, ठहरने के लिए, कोई इस घर में कुछ लोग, उस घर में कुछ 4-6 की संख्या होती थी। उस समय गांव में भी सबके घर में पर्याप्त खाना नहीं मिलता था, तो 2 लोग इनके यहाँ बैठ के खा लिए, 2 लोग उनके यहाँ खा लिए, 2 लोग उनके यहाँ खा। तो उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि वर्मा जी ने क्षेत्र को और समाज को जगाने के लिए बहुत संघर्ष किया। वर्मा जी कोई सामाजिक संगठन का भी गठन किया? हाँ, वर्मा जी शुरुआती दौर में जब, क्योंकि शिक्षा के प्रति वर्मा जी का भी बहुत रुझान रहा और जब वर्मा जी पढ़ लिख करके चाहते तो उसमें बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी उनको, लेकिन उन्होंने सामाजिक कार्य और शैक्षिक कार्य चुना। उन्होंने प्रभात नगर झमन बिघा अपने गांव में ही जी। वहां पर विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि ये मानना था कि शिक्षा से ही सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और इसीलिए शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और मैं समझता हूं कि उस समय के जो भी हमारे समाज के, दूसरे समाज के जो नेतृत्व करता थे, शिक्षा के प्रति उनका बड़ा समर्पण था। आप चलिए डुमरिया से और चले जाइए जहानाबाद तक, चतरा वाला इलाका है, हजारीबाग तक, तो उन्होंने, हमको लगता है कि जितने कॉलेज की स्थापना की और कॉलेज की स्थापना करने वाले लोगों को प्रेरित किया, स्कूल बनवाया, हम समझते हैं कि उतना काम किसी दूसरे नेताओं ने नहीं किया। मैगरा में हाई स्कूल बना, रानीगंज में जगलाल महतो ने हाई स्कूल बनवाया, जगलाल महतो जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने ये मैगरा में हाई स्कूल बनवाया। उनके नाम पर हमारे यहाँ ज्ञान भारती उच्च विद्यालय जगलाल नगर पकरी गुड़िया में बना। गुरुआ में जगलाल महतो ने स्कूल की स्थापना करवाई। फिर आप चले आइए गुलारू
गुड़ारू में रामपति बाबू अपने खेत जमीन दे करके, अपना धन दे करके उन्होंने समता विद्यालय की स्थापना की। उस समय जगदेव बाबू अशोक उच्च आंगल विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया 1952 में। तो इसके बाद फिर और आगे बढ़िए तो टिकारी में प्रकाश विद्यालय बना। ये सारे प्रभात नगर में विद्यालय की स्थापना, उच्च विद्यालय की स्थापना। तो ये जो समय था एजुकेशन के प्रति और शिक्षा के प्रति एक क्रांति लाने का काम था। इस क्रांति में उपेंद्र नाथ वर्मा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जगदेव बाबू, जगलाल बाबू और हमारे उपेंद्र नाथ वर्मा जी, ऐसे लोगों ने, और प्रेरणा का स्रोत ये लोग बने। इसी का परिणाम हुआ कि आज उपेंद्र नाथ वर्मा उच्च विद्यालय उनके नाम पर शिमारू गुरुआ में स्थापित है। बांके बाजार में भी, बांके बाजार में कॉलेज उनके नाम पर स्थापित है। तो ये जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक जागरूकता का बहुत काम किया है। युवक संघ का गठन क्यों किया गया था? इसके बाद ये तो युवक संघ का स्थापना जब वो पढ़ लिख करके आए और शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया, तो उस समय जो सामंती शोषण था जी, और ये सामंती शोषण जो था वो खास करके पिछड़े वर्ग के लोगों पर ज्यादा हावी हो रहा था। उस समय लोगों में काफी असंतोष पैदा हो रहा था। बेवजह आजादी तो मिल गई थी, लेकिन सामाजिक आजादी नहीं मिली थी, शैक्षिक आजादी नहीं मिली थी। तो कहीं न कहीं जो सामंतवादी लोग थे वो अपना पूर्व की तरह व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। और ये लोग चाहते थे कि जब नई आजादी हुई है तो हमारे संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसके तहत व्यवस्था में परिवर्तन हो। तो वहां पर व्यवस्था परिवर्तन के दौर में एक चाहता था कि नहीं, यथास्थिति बनी रहे, सामंतवादी व्यवस्था कायम रहे, शोषण कायम रहे। और जो नए थे, वर्मा जी सरीखे लोग थे, वो चाहते थे कि नहीं, सामंतवादी व्यवस्था का नाश और समाजवादी व्यवस्था कायम हो। तो इसमें टकराव हुआ। इस टकराव के दरमियान झगड़े झंझट हो जाया करते थे, आपस में मारपीट। तो इन्होंने लगा कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम इस शोषण और जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकते। तो एक काम और उन्होंने किया, शिक्षा के साथ साथ उन्होंने नौजवानों को एकत्र किया और गांव-गांव में मीटिंग करके और उनको लड़ने भिड़ने और पढ़ने के साथ साथ लड़ने की भी ट्रेनिंग दी, लाठी चलाने की शिक्षा दी। कहा कि तुम्हारा मुकाबला कैसे होगा। उस समय आज की तरह बंदूकें कम थी, आज की तरह इतना बम बारूद नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मिनिमम संसाधन है, अपना शारीरिक बल है और हर घर में लाठी डंडे हुआ करते थे, तो हम इससे तो मुकाबला कर सकते हैं, जरूरत है संगठित रहने की। तो उन्होंने संगठन बनाया, युवकों को साथ रखा, जिसका नाम रहा युवक संघ। युवक संघ के नाम पर उन्होंने एक संस्था बनाई और संस्था बना करके गोलबंद किया। शिक्षा और एक सामाजिक एकता, संगठन का काम दोनों ने उन्होंने साथ साथ किया और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए कि जागरूकता हुई। रात में गांव में मीटिंग होती थी, रात में वो गांव में रुकते थे और वहां पर खुद की वो लाठी भांजने के, लाठी चलाने के बड़े सिद्धास्त उस्ताद थे वर्मा जी। तो वो सिखाते थे और वैसे वैसे लोग जो इस कला में माहिर थे, जो इस कला में निपुण थे, वैसे लोगों का उन्होंने एक टीम तैयार किया। लाठी, भाला, तलवार ऐसे जो चलाने वाले, उनका ये कहना था कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा, लेकिन जो हमरे ऊपर हमला करते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी एक ताकत
को हम जरूर संगठित करेंगे और इसी उद्देश्य से शोषण के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध, जुल्म के प्रतिकार के लिए, शोषण के प्रतिकार के लिए उन्होंने संगठन बनाया जिसका नाम था युवक संघ। और उस युवक संघ का एक और काम था, उस समय पाखंड और अंधविश्वास जी समाज में की जड़ों तक गहरा गया था, आज भी है। तो पाखंड और जो ये अंधविश्वास था उसके विरुद्ध वो मुहिम चलाते थे, लोगों को शिक्षित करते थे। धर्म के नाम पर जो वर्ग भेद था, जो शोषण था, जाति पाति की जो व्यवस्था थी, छुआछूत की जो व्यवस्था थी, इसके विरुद्ध उनकी लड़ाई थी। समाज शक्तियों वैसे जो अराजक शक्तियां थी, असामाजिक शक्तियां थी, उससे टकराने के लिए उन्होंने युवक संघ की स्थापना की और लोगों को गोलबंद किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बिना तिलक दहेज जैसे सामाजिक कुरीतियां बहुत थी, तिलक दहेज, विधवा विवाह, ये सारी चीज संविधान में तो प्रावधान है कि दहेज नहीं लेना, विधवा विवाह करना, लेकिन सामाजिक रूप में उसका अगर कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आई तो युवक संघ ने किया। युवक संघ ने किया उस काम को। अगर यूं कहें कि अंबेडकर साहब तो बाबा अंबेडकर साहब संविधान में लिखे, लेकिन उस तत्कालीन सरकार भी इसको करने में बहुत इच्छुक नहीं थी। उस समय की जो देश की सरकार थी, राज्य की सरकार थी, ठीक किताब में लिखी हुई बातें थी, संविधान में सब कुछ प्रावधान था, लेकिन पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, समाज के बीच में इसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, इसके प्रति उसकी बहुत कोई वैसी मंशा नहीं दिखी। और यही नतीजा, इसी का कारण हुआ कि उपेंद्रनाथ वर्मा, शहीद जगदेव प्रसाद जैसे लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाज के बीच लाने का काम किया और उसमें उनके जो अधिकार और हक जो थे, समानता, समता, सामाजिक अभिव्यक्ति, ये सारी जो आज़ादी थी, उसको इन लोगों ने समाज के बीच लाने का काम किया, संघर्ष किया।